स्वागत है आपका साइंस क्यून में। तो हम आगे पढ़ते हैं धातुओं के बारे में। तो हम क्या करेंगे, बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पे आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं। जब धातुएं किसके साथ क्रिया करती है, अम्लों के साथ क्रिया करती है, तो क्या होता है, तो हम देखते हैं क्या होगा कि धातु क्या होगी, अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो लवण व हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। क्या मुक्त होगी, धातु जब अम्ल के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या क्या चीज निकलेगी, लवण प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखेंगे कि कोई भी मेटल चीज, कोई भी मेटल, कोई भी धातु हमने क्रिया करवाई अम्ल से। किससे क्रिया करवाई, अम्ल से। तो जैसे ही अम्ल से क्रिया करेगा क्या बना देगा, वो लवण बना देगा। ठीक है, और लवण बनते कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी, छुमंतर यानी कि हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रियाओं के लिए समीकरण। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। याद रखना, नाइट्रिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। तो यानी कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है ये एक ऑक्सीकारक है। तो ये ऑक्सीकारक होने के साथ ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर देगा और किस में चेंज कर देगा, जल में चेंज कर देगा। ठीक है, तो यानी कि जैसे हाइड्रोजन निकलना स्टार्ट हुई और उसको किस में चेंज कर दिया, इसने जल में चेंज कर दिया। ठीक है, फिर एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड जैसे N2O, NO या NO2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम जो होता है वो एल्यूमिनियम मैंगनीज अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो क्या होता है, कौन, ये नाइट्रोजन ही होता है जो मैग्नीशियम के साथ या मैग्नीज के साथ अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा। तो यानी कि ये कौन सी गैस उत्सर्जित करेंगे, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। मतलब मैग्नीशियम में ही सबसे अधिक क्या बनते थे, बुलबुले बनते थे। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी थी। ऊष्माक्षेपी का मतलब ये है कि मैग्नीशियम के साथ जब बुलबुले बनेंगे तो यानी कि ऊष्मा अधिक से मात्रा में निकलेगी। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है, देखते हैं हम कैसे घटती है। सबसे पहले मैग्नीशियम, ठीक है, सबसे पहले मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन। ठीक है, तो कॉपर की स्थिति में न तो बुलबुले बनते हैं और न ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, ये याद रखना कि जैसे ही हम कॉपर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो न ताप में परिवर्तन होगा न कुछ रिएक्शन होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉपर तनु HCl के साथ क्रिया नहीं करता है। मतलब कॉपर एक धातु तो है पर ये अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे क्रिया करेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है। तो यानी कि वही हमने कभी पढ़ा था, कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी, याद करना, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। वही चीज हम पढ़ रहे हैं। देखो इसमें ये चीज लिखी है कि पिछले खंड में हमने देखा था कि सभी धातु की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। हमने ऑक्सीजन, जल एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की थी। ठीक है, लेकिन सभी धातु इन अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूने को अभिक्रियाशीलता के अवरोह क्रम में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो विस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसे समझना बहुत ही आसान एवं सरल है। तो यानी कि हम देखते हैं कि धातु A धातु B को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। हमेशा याद रखना, धातु A धातु B के विलयन से विस्थापित कर रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि धातु A जो है वो अधिक क्रियाशील है और धातु B है वो कम क्रियाशील है, तभी तो विस्थापित कर रही है। यह धातु B की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। आ गया, तो यानी कि ये धातु B की से अधिक अभिक्रियाशील है तभी तो विस्थापित कर पा रही है। ठीक है,
फिर देखते हैं कि धातु प्लस धातु ए प्लस बी का लवण विलयन, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन हुई तो ए का तो लवण विलयन बना और धातु क्या बन गई, बी बन गई है, ठीक है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सक्रियता श्रेणी। कौन क्या इम्पोर्टेंट है, सक्रियता श्रेणी। यानी कि हम देखते हैं कि धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोग के बाद क्या होता है कि निम्नलिखित श्रेणी में हम विकसित किया जाता है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी का मतलब ये समझो, जो अधिक क्रियाशील है वो हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं हैं। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी धातुएं हैं वो क्या है, अधिक क्रियाशील है। और हाइड्रोजन के नीचे वाले जितनी भी धातुएं होती है वो क्या होती है, कम क्रियाशील है। तो इस क्रियाशीलता का क्रम को हम देखते हैं। सर्वप्रथम क्या आएगा, पोटेशियम। क्या आएगा, पोटेशियम, ठीक है। इसका सिंबल याद है हमें, के। सबसे पहले क्या आएगा, पोटेशियम, फिर आएगा सोडियम, ठीक है, फिर आएगा सोडियम, फिर आएगा कैल्शियम। यानी कि पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील, उससे कम सोडियम है, उससे कम कैल्शियम है। और फिर क्या है, मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद हम देखते हैं, मैग्नीशियम के बाद हम देखते हैं एल्यूमिनियम। क्या देखेंगे, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आता है जिंक। क्या आएगा, जिंक। और जिंक के बाद आता है आयरन। क्या आएगा, आयरन। फिर आता है लेड, यानी कि इसको बोलते हैं पीबी, यानी कि लेड। लेड के बाद आता है हाइड्रोजन। क्या आएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। फिर आएगा हाइड्रोजन। तो ये इसके जितने भी ऊपर जो धातुएं होती है वो सब क्या होती है, अधिक क्रियाशील, ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे जितनी भी अभिक्रिया होती है, तत्व होते हैं, वो सब क्या होते हैं, कम क्रियाशील, ठीक है। हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। तो हाइड्रोजन के बाद आता है फिर कॉपर। क्या आएगा, कॉपर, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर। कॉपर के बाद क्या आएगा, Hg यानी मरकरी यानी पारा, ठीक है। उसके बाद आता है Ag, ठीक है, Ag। ये वाला Ag वाला Ag नहीं, सिर्फ क्या है, Ag मतलब सिल्वर, ठीक है। उसके बाद सिल्वर के बाद आता है Au मतलब गोल्ड, ठीक है। तो यानी कि गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, मरकरी हुआ, ये क्या है, कम क्रियाशील धातुएं, ठीक है। तो ये सारणी जो है हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट समझे इसको, इम्पोर्टेंट है और याद रखने भी ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम देखते हैं धातुएं एवं अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। यानी कि जो धातुएं हैं होंगी और अधातु होंगी वो भी तो आपस में क्रिया करेगी, ठीक है। हमने थोड़ी ले रखा है क्रियाशीलता का, ठीक है। धातु और अधातु की भी तो क्रिया करवाएंगे, और क्रिया करवाने के बाद देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे, एक धातु और अधातु भी तो कुछ क्रिया करेगी और क्रिया करने के बाद क्या बनाती है, देखते हैं चमत्कार। धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती है, ठीक है। हमने 9th क्लास में देखा होगा, पढ़ा तो होगा। अब न्यू मत बोलना मैडम हमने नहीं पढ़ा था, या फिर पढ़ा था तो भूल गए, ठीक है। तो यानी कि विन्यास स्मरण करेंगे कि हमने जाना कि संयोजकता कोष के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है। हमने देखा था ना कि तत्व के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन उन्हीं के होते हैं जो 18 वर्ग में आते हैं, ठीक है। वर्ग 18 के तत्व जो होते हैं उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, अभिक्रिया करने की दर, मतलब वो किसी और तत्व से क्रिया नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो क्या होती है, उत्कृष्ट गैसें होती है। पहला तो ये याद रखें, कौन सी गैसें होती हैं, उत्कृष्ट गैसें होती है, ठीक है। और ये रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम करती है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोष में क्या होगा, पूर्ण पूरी थी। देखो संयोजकता कोष जो होता है इसका बाह्यतम कोष, वो क्या होगा, संयोजकता कोष पूर्ण रूप करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। यानी कि ये सारे इनके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट गैसें एवं कुछ धातुओं तथा अधातुओं के इलेक्ट्रॉन विन्यास पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम के पास, ये हमारा क्या है, सोडियम। तो सोडियम के परमाणु क्रमांक हम कैसे लिखते हैं, सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। तो हमने 9th में पढ़ा था 2, 8, 18 और 32। इस वाले रूल से हम क्या भरते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। तो सोडियम के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखते हैं। के कक्ष, के, एल, एम, एन, इस तरह से पढ़ा था,
के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और फिर इसमें एल में कितने चले जाएंगे, 8, यानी 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। 10 हो गए तो फिर बचा हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सोडियम के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, यानी कि दान करके Na+ बना सकता है, ठीक है। तो यानी कि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन दान करने को होता है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया फिर क्या होता है कि यदि यह अपने एम कोष में से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो एल कोष का इसका बाह्यतम कोष बन जाता है, इससे स्थायी अष्टक उपस्थित हो जाते हैं। अभी हमने ये देखा कि ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो इसके बाह्यतम कोष में क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाएंगे। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है तथा यह सोडियम धन आयन Na+ प्रदान करता है। दूसरी ओर क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोष में 7, क्लोरीन यानी Cl कितने नंबर पे आएगा, 17 नंबर पे। वही रूल अपनाएंगे 2 8 18 वाला रूल, ठीक है। तो हम 2 18 वाला रूल अपनाएंगे तो हम जानते हैं कि बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्लोरीन के 7, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 7। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सोडियम से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि ये सोडियम है। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, क्लोरीन को देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से अपनी संयोजकता क्लोरीन की पूरी हो जाती है और सोडियम को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन था, वो 1 इलेक्ट्रॉन दान करके Na+ बना लेता है और Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl- बना लेता है, ठीक है। यानी कि क्लोरीन के पास भी जब 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके अष्टक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई यहाँ तक समझ में बात। तथा अष्टक पूर्ण होने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता इसको होगी और 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेगा। यदि सोडियम एवं क्लोरीन, ठीक है, यदि सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करे तो सोडियम द्वारा त्यागा गया 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। अब यही तो कहा हमने कि जो ये सोडियम है, क्या है, ये सोडियम है। सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, Cl को दे देगा। अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, Cl को दे देगा। इसने तो त्यागा, इसने क्या किया, ग्रहण कर लिया, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेशित प्राप्त हो जाते हैं। इसको सीधे सीधे हम समझ सकते हैं, Na+, ठीक है, प्लस आया मतलब धन आवेशित, प्लस आया मतलब धन आवेशित, और Cl माइनस आया मतलब ऋण आवेशित। यानी कि ये समझ के चलो कि जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा वो दान कर सकता है, धनी होगा तभी तो धन दे सकता है ना, ठीक है। तो यानी कि धनी मतलब धनायन, इसने दान किया है, इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। इसने दान किया है मतलब ये धनी है, धनी है मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, धनावेशित। इसने लिया है, हम कहते हैं ना हम तुम्हारे ऋणी हैं, यानी कि तुमने हमें कुछ दिया है इसलिए तुम्हारे लिए हम क्या हैं, ऋणी हैं। ऋणी हैं मतलब इसने, इसके ऊपर ऋणावेश चार्ज आया। क्यों आया, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया है, ठीक है। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं तथा KLm कोश में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे क्लोराइड ऋणायन प्राप्त होता है। इसलिए यह दोनों तत्वों के बीच निम्नलिखित प्रकार से आदान प्रदान का संबंध स्थापित होता है। आया समझ में, Na+ देगा, Na देगा तो प्लस बनाएगा, Cl लेगा तो माइनस बनाएगा, और ये आपस में क्या बना लेते हैं, NaCl, ठीक है। यानी कि आपस में ये इलेक्ट्रॉन देकर लेकर बंद बना लेते हैं, ठीक है। तो हमें जीवन में भी इस तरह से रहना चाहिए, जिसको ज़रूरत है उसको देना चाहिए और जिसके पास अधिक है वो देगा तो कमी नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या देखेंगे, कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखते हैं उत्कर्ष गैस। उत्कर्ष गैस अभी मैंने यही तो बताया कि वर्ग कौन से में मिलेगी, 18 वर्ग में। कौन से वर्ग में मिलेगी, 18 वर्ग में, ठीक है। तो 18 वर्ग में मिलेगी। सबसे पहले हम जानते हैं हीलियम क्या रहता है, हीलियम सिंबल तो सबको याद है ना, He मतलब हीलियम, ठीक है। इसके परमाणु संख्या होती है 2। कितनी होती है, हीलियम की परमाणु संख्या
हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। ठीक है, तो अगर मैंने ये कहा कि हम इसको कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या भरेंगे तो के, एल, एम, एन, इस तरह से कक्षाएं जो हमारी होती है, जो किसने दी थी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जो हमने 9th में पढ़ी थी के, एल, एम, एन कक्षाओं के बारे में बताने वाला कौन सा वैज्ञानिक था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो यानी कि हीलियम के पास परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन बनने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में भरेंगे? के में। ठीक है, हमारे पास हीलियम के पास 2 ही है, तो हम कौन सी कक्षा में भरेंगे? के में। आगे हम नहीं भरेंगे। ठीक है, आगे हम नहीं भरेंगे क्योंकि हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा आता है? नियोन। कितने पे आता है? 10 नंबर पे। कितने नंबर पे आएगा? 10 नंबर पे। अब 10 नंबर पे आएगा तो हम के, एल, एम, एन ये कक्षाएं बना लेते हैं। तो 10 नंबर पे आता है तो हमें 10 इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में भरने पड़ेंगे रूल के अनुसार। 2, 8, 18, 32। ठीक है, 2, 8, 18, 32 इस रूल के अनुसार भरेंगे। तो के में सर्वप्रथम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। बचे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 और प्लस 8 कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से नियोन के हम इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन क्या देखते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन कितने नंबर पे आता है? 18 नंबर पे। ऑर्गन कितने नंबर पे आएगा? 18 पे। पहले तो सबसे पहले अगर जिसने तत्वों की शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है, 30 तक तत्वों की शॉर्ट वीडियो आप इसी चैनल में शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कौन सा तत्व कितने नंबर पे है। ठीक है, तो देखते हैं फिर वापस हम देखते हैं के, एल, एम, एन, यानी कि इस तरह से रूल को फॉलो करते हैं। वापस क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। तो सर्वप्रथम के में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 2। फिर हमारे पास बचे 16 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 16। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 16 इसी में भर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्या से हो जाएगा गलत? तो हम कैसे भरेंगे? वही देखेंगे, के, एल, एम, एन रूल। पहले तो ये कक्षाएं देखेंगे, कक्षाओं के बाद 2, फिर आएगा 8, फिर 8। ठीक है, 2, 8, 8, 18, 18, 32 इससे रूल से भरते हैं। तो यानी कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए के में, एल में भरे 8 इलेक्ट्रॉन, एम में भरे 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम क्या देख सकते हैं? ऑर्गन की इलेक्ट्रॉन विन्यास क्षमता यानी कि कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। किस में देखेंगे? धातुओं में। किस में देखेंगे? धातुओं में। अब धातु मतलब सोडियम। क्या है? सोडियम। सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। ठीक है, 11 नंबर पे आता है तो वही के, एल, एम, एन रूल को फॉलो करते हुए 2, 8, 1। ठीक है, 8, 2 प्लस 8 प्लस 1 मतलब हो गया पूरा टोटल 11। इस तरह से हमने सोडियम के इलेक्ट्रॉनों को भर दिया है। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक? तो इस तरह से ये पूरी सारणी हमें दे दी हुई है, तो हम इस तरह से इस सारणी को याद कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए तत्वों की संख्या कितनी है। उसके बाद हमें रूल फॉलो करते हुए 2, 8, 8 के रूल फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरनी, याद रखनी, और हमें सिंबल्स भी याद रखने होंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं? विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोरीन आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंध कर सोडियम क्लोराइड NaCl के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता, बल्कि यह विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। ठीक है, तो देखते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि क्या है? Na है। तो Na के किस तरह से भरा अपन है? 2, 8, 1। ठीक है, बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन दान
कर सकता है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दान किसको करेगा, Cl को। तो Cl के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 8 7, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दान कर सकता है। तो इसके पास बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 8 8, यानी इसका बाह्यतम कोष का अष्टक पूर्ण हो जाएगा और इसके भी बाह्यतम कोष का अष्टक पूर्ण हो जाएगा और ये आपस में क्या कर लेंगे, बंद बना लेंगे। ठीक है, तो देखो ये रहा, इस सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। ठीक है, अपन इस तरह से संरचना देख सकते हैं कि जैसे ये Na है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये Cl है, तो Cl के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को Cl को दान देगा। ठीक है, तो ये हम संरचना देख सकते हैं आराम से कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दान दे दिया है, क्लोरीन को दान दे दिया है और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, माइनस चार्ज। ठीक है, इस तरह से हम संरचना को देखते हैं। फिर आगे देखते हैं किसकी संरचना, मैग्नीशियम क्लोराइड की। किसकी, मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। कितने नंबर पे, 12 नंबर पे। ठीक है, अब इसकी देखते हैं बाह्यतम कोष में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 2। ठीक है, तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दान कर सकता है। और जैसे ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा Mg2+ इस पे आवेश आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन दान करने होते हैं उतना आवेश आता है। ठीक है, याद रखना सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दान किया था, इसलिए सोडियम पे कितना आवेश आया, +1। ठीक है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो इस पे कितना आवेश आएगा, 2+। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। अब ये क्या कर सकता है, क्लोरीन को या 2 क्लोरीन को ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। हम वही देखते हैं कि क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के तत्वों को क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है और क्या बना सकता है, MgCl2। ये फॉर्मूला याद रहे, मैग्नीशियम ने 2 Cl को क्या दिए हैं, इलेक्ट्रॉन दान किए हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। ठीक है, आयनिक यौगिक गुणधर्म के बारे में जानते हैं क्या, निम्नलिखित। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये चित्र आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चित्र बोलते हैं, डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, ये आरेख तो अलग होता है। यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक, मतलब किस तरह से उसके गलनांक होते हैं और क्वथनांक होते हैं। तो इस सारणी से इतने इम्पोर्टेंस हमें पता नहीं चाहिए। ठीक है, हमें तो सिर्फ हमें आगे देखना है कि आयनिक यौगिकों के क्या होते हैं, सामान्य गुणधर्म कैसे होते हैं। तो सबसे पहले भौतिक प्रकृति देखेंगे। तो भौतिक प्रकृति में हम देखते हैं कि धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। समझ के देखो, मान लो किसी के मध्य क्या है, एक अच्छी बॉन्डिंग है। इस तरह से उदाहरण ले सकते हैं हम, किसी के मध्य एक अच्छी बॉन्डिंग है, इतना मजबूती से वो जुड़े हुए हैं कि कोई उनको तोड़ नहीं सकता। ठीक है, यानी कि इतने कठोर तरीके से वो जुड़े हुए हैं, और मान लो थोड़ा सा भी उस पर दबाव लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं गलनांक एवं क्वथनांक। क्या देखेंगे, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आयनिक यौगिकों को गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक इसलिए होंगे क्योंकि इनके बीच में जो बंध बना हुआ है ना,
अंतर आयनिक बंध जो बना हुआ है वो बहुत मजबूत तरीके से बंधा हुआ है, और अगर उस बंध को तोड़ना है तो अधिक से अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसलिए इसके गलनांक क्वथनांक भी क्या होंगे, बहुत ही अधिक होंगे। आया समझ में। उसके बाद हम देखते हैं घुलनशीलता। क्या देखेंगे, घुलनशीलता। विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। क्या घुलनशीलता देखी हमने कि विद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं, विद्युत संयोजी यानी कि विद्युत अपघटन में आने वाले काम, जल में घुलनशील होते हैं, केरोसिन, पेट्रोल आदि विलायकों में अविलेय होते हैं। जल में ही घुलेंगे पर केरोसिन और पेट्रोल आदि में नहीं घुलेंगे क्योंकि अविलेय होंगे। फिर आगे हम देखते हैं विद्युत चालकता। क्या देखेंगे, विद्युत चालकता। किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। ठीक है, लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। इसको सीधी सिंपल भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि NaCl है। क्या ले लो, NaCl। NaCl जब ठोस अवस्था में है तो ये विद्युत का चालन नहीं करेगा, ये विद्युत का चालन नहीं करेगा। ठीक है, पर जैसे इसे जलीय विलयन में डाला जाएगा, किसमें, जलीय विलयन में। ठीक है, जलीय विलयन में जैसे इसको डाला जाएगा तो ये क्या होगा, आयनों में विभाजित हो जाएगा। आयनों में मतलब Na+ और Cl- में विभाजित हो जाएगा। जैसे ये आयनों में चेंज हुआ इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, इसके जो मजबूत आकर्षण बनते वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। टूटने के कारण आयनों में बदल जाएगा। आयनों में बदलने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें विद्युत का चालन स्टार्ट यानी कि प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं धातुओं की प्राप्ति। ठीक है, तो पृथ्वी की भूर परपट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। हम जानते हैं हमारे राजस्थान में भी तो कितने खनिज निकल रहे हैं और आगे भी निकलते रहेंगे। तो यानी कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की जो सतह है उस पर कितने सारी धातुएं होती है। ठीक है, समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड हम जानते हैं, ये जो खारा जल है उसमें कौन सी क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भू पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। हम जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से जो पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, खनिज होते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकाल कर लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो लाभकारी है जिससे हम कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।